वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एजुकेशन इंटरेस्ट पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आज ये पार्ट 2 है। मतलब पार्ट 1 में मैंने 15 क्वेश्चन किया है और आज पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन करूंगा। कल मुझे कमेंट आया था कि सर आप शिक्षा अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि को पढ़ाइए, एमसीक्यू ना कराइए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी टाइम थोड़ा कम है, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, पढ़ने से ज़्यादा बेटर होता है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करो। इसमें जनरल क्वेश्चन होते हैं बहुत ही, इसमें कोई फैक्ट नहीं होता, फैक्ट की संख्या काफी कम होता है। इसमें आपके दिमाग का जो नॉलेज है, आप क्या समझते हैं शिक्षा को, कैसे टीचर क्लास में पढ़ाएगा, बस यही है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा इसमें। तो देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। और कल स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप लाइव क्लास कितना बजे लेते हैं, तो मेरी क्लासेस लाइव नहीं होती, ये रिकॉर्डेड है। अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद में से अपलोड कर दूंगा, तो ये लाइव नहीं है। आप जनरली कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आंसर पता है कमेंट करिए। तो आज का 16वां क्वेश्चन, कल मैंने 15 क्वेश्चन किया था, आज का 16वां क्वेश्चन, मतलब कल का 16वां क्वेश्चन मतलब आज का पहला क्वेश्चन है। याद रखिए, आपको फिर से अभी 16 से लेकर 30 तक नंबर डालना है और जो आंसर आपको लगे, जैसे मैं ऑप्शन पढ़ूं, आपको आंसर बी लगा तो आपको बी लगाना है, फिर 17 आपको आंसर सी लगा तो सी लगाना है। उसके बाद जब मैं आंसर बताऊं तो आपको राइट रॉन्ग ये सब लगाने चलना है, ठीक है। ये तो कल मैंने रूल बता दिया था आपको। अब एंड में मुझे बताइएगा कि आपको 15 में कितने मार्क्स मिले। और देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये यहाँ पर इसे एज अ एमसीक्यू ही आपको ट्रीट करना है। आप सब ऐसा सोचिएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शन पढ़ के आपको सही आंसर का चुनाव करना है। और देखिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ समझना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वही क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसके लिए एक एमसीक्यू, ये जो टॉपिक है ना टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके लिए ज्यादा बेटर है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करें। पढ़ोगे तो बहुत थ्योरी पढ़ने में हालत खराब हो जाएगा, बहुत ही बेकार लगेगा थ्योरी पढ़ने में। कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं कि इसने क्या कहा, इस राइटर की क्या सोच है, इस फिलोसोफर की क्या सोच है, वो अलग चीज है। देखते हैं, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, ये तो आपके दिमाग में जो है वो आप चूज करेंगे। अब इसमें हम एलिमिनेशन फिर से लगाते हैं, मैंने कल आपको एलिमिनेशन लगाना सिखाया है, फिर से आप देखते हैं। छात्रों को पढ़ने में लगाना, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है, छात्रों को पढ़ने में लगाना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना। सर्वोन्मुखी हर डायरेक्शन में, हर इधर इधर भी विकास करना, इधर भी विकास करना, इधर भी विकास करना, हर डायरेक्शन में, हर मुख से विकास करना। छात्रों की परीक्षा पास करने योग्य बनाना, तो पहले डी काट दो, डी हो नहीं सकता, डी कभी नहीं होगा। वास्तविक कार्य की बात कर रहे हैं, वास्तविक कार्य की, अध्यापक की या टीचर के रियल वर्क क्या है। छात्रों को पढ़ने में लगाना, ये भी काट दो, जम नहीं रहा। अब देखो, दो ऑप्शन है, बी छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना और सी छात्रों को प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना। अभी दोनों में ज्यादा बेटर कौन लग रहा है आपको? दोनों सही है, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा को सर्वोन्मुखी विकास करना, तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एलिमिनेट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 200-300 एमसीक्यू सॉल्व कर लो, बुक आती है एमसीक्यू की, बुक सॉल्व कर लो, तो आप इतने काबिल हो जाओगे कि 30 में करीब 25 से 28 क्वेश्चन सही कर लोगे बिना पढ़े, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो। ठीक है, और पढ़ भी लोगे तो भी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की, इसको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर लो, लेकिन कम से कम 300 एमसीक्यू सॉल्व तो करो। 300 या उससे भी ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, डेली डेली 20-20, 25-25 क्वेश्चन या 30-30 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करो। जब 10-15 दिन भी एग्जाम बचा है तो आप 300 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ज्यादा बेटर है। इसमें देखो बहुत ही आसान है, सीधा एलिमिनेशन में करना है, छात्रों को पढ़ने में लगाना, छात्रों की परीक्षा पास करने योग्य बनाना, ये टीचर का काम ही नहीं होता। अब दो दिख रहा है, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना और छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, तो ये ज्यादा बढ़िया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बच्चों में सही आदतें डाली जाए, बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो जल्दी से आप सोचिए, अगर आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 जो भी आपको आंसर सही लग रहा है उसको टिक करिए। अगर ए लग रहा है तो ए, बी लग रहा है तो बी, सी लग रहा है सी, डी लग रहा है तो डी।
बच्चों में शिक्षा, क्वेश्चन है बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है, इनमें से कौन सा बच्चों की शिक्षा में अधिक आवश्यक है। आई होप आपने आंसर चूज कर लिया होगा। अब मैं एलिमिनेशन लगा के कोशिश का सही आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आंसर बहुत जल्दी बता दे रहा हूँ, आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ के सोचिए और सही आंसर का चुनाव करिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। बच्चों की शिक्षा में, मतलब बच्चों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। बच्चों को गलत काम पर दंडित किया जाए, ये एकदम गलत है। बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते, दंड देने से वो उग्र बनेंगे, सभ्य नहीं बनेंगे। बच्चों में सही आदतें डाली जाए, थोड़ी सही है ये। बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, ये भी सही है। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, तो इसका सही आंसर जो होगा, इन तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में सही आदतें डाली जाए, बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो इन तीनों में आपको सही लग रहा होगा डी, और मुझे भी लग रहा है सही डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि देखो तीनों को पढ़िए। सही आदतें डाली जाए, पर्याप्त स्नेह दिया जाए। पर्याप्त स्नेह दिया जाए से सही आदतें थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। बच्चों को सही आदतें डाली जाए, उससे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। 16 का सी था और 17 का डी है। अगर सही है तो एक एक मार्क्स, गलत है तो एक मार्क्स काट देना, नेगेटिव मार्किंग मत देना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। निम्नलिखित शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड ज्यादा बेटर है, बोला जा रहा है, उत्तम है। भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। आपको जो सही लग रहा है आप पहले अपना आंसर दीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो चलिए अब मैं आता हूं, इसका आंसर बताता हूं। तो देखते हैं इसको, वन बाय वन पढ़ते हैं ऑप्शन। इनमें से कौन सा मेथड बच्चों को सिखाने के लिए ज्यादा बेटर है। पाठ्य पुस्तक विधि तो काट देना। पाठ्य पुस्तक विधि जनरली बोरिंग होता है। पाठ्य पुस्तक विधि टीचर को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। भाषण विधि, प्रोजेक्ट विधि एक हिसाब से सही है। अगर एक प्रोजेक्ट बना दिया मैं, और प्रोजेक्ट बना के उस बच्चे को दिखा दिया कोई चीजें, अगर जैसे मुझे अगर पढ़ाना है, पर्यावरण पढ़ाना है, या मुझे कोई पॉल्यूशन पढ़ाना है, फैक्ट्री से कोई धुआं वगैरह निकल रहा है, तो मैं उसके लिए एक अच्छा सा वीडियो निकालूंगा इंटरनेट से, यूट्यूब के थ्रू, और उसको प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा दिया प्रोजेक्ट बना के, तो बच्चे को थोड़ा सा दिमाग पे ज्यादा जाएगा। भाषण विधि थोड़ा कमजोर है। भाषण जनरली जब कोई टीचर भाषण देना, भाषण मतलब कोई समझाना चालू किया, स्पीच देना स्टार्ट किया, तो स्टूडेंट आपस में गपशप करना चालू करते हैं, आपस में बात करना चालू करते हैं, तो भाषण विधि एकदम इंटरेक्ट नहीं कर पाता, स्टूडेंट को जोड़ नहीं पाता। अब दूसरा है भ्रमण विधि। बच्चे को कहीं मैं घुमाने लेके गया, और घुमाने ले जाते जाते किसी चीज के बारे में बात करना चालू कर दिया। जैसे मुझे पॉल्यूशन ही उसको दिखाना था, तो मैं तालाब के किनारे बच्चों को ले गया, तो दिखा रहा हूँ कि कैसे कपड़े धो रहे हैं, तो बच्चे उससे ज्यादा सीखेंगे। प्रोजेक्ट विधि भी काफी हद तक सही है, लेकिन भ्रमण विधि जो है वो ज्यादा कामगर है, ज्यादा काम करेगा। भ्रमण भ्रमण करते हुए जो हम चीज सीखते हैं, वो ना प्रोजेक्ट से सीख सकते हैं, ना भाषण से सीख सकते हैं, ना पाठ्य पुस्तक से सीख सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में भी सोचिए, अगर आप कहीं घूमने निकले हैं, अगर आप ताजमहल देख के आए हैं और आपने बुक में पढ़ा है, अगर आप ताजमहल देख के आए हैं, तो आपको अभी भी वो चीजें याद होगी कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कौन बनवाया था। तो ये भ्रमण विधि काफी कारगर है, साबित होती है। तो याद रहे, शिक्षण विधियों में सबसे अच्छी विधि है भ्रमण विधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान को, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियां एवं प्रवृत्तियां, ये सभी। वीडियो को पॉज करके आराम से सोचिए, मैं इसका आंसर की ओर आ रहा हूं। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। अब मैं इसके आंसर की तरफ आता हूं। तो छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान तो ज्ञान होना चाहिए। बालक कैसे सीखता है, ये भी उसको पता होना चाहिए। बालक की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां कैसी है, ये भी उसको पता होना चाहिए। मतलब इसका आंसर ये सभी, ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों आंसर को टीचर को पता होना ही चाहिए, तब अपने छात्रों को समझ पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। आंसर देखते हैं। 18 का आंसर ए और 19 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना
विकास मतलब टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। नेशन के बारे में जागरूकता लाने के लिए टीचर को स्टूडेंट के साथ क्या ऐसा करना चाहिए कि स्टूडेंट नेशन के प्रति कुछ सोच सके, अच्छा सोच सके। ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा का एकाधिक प्रयोग करना चाहिए, मतलब हिंदी जो भी वहाँ का भाषा है उसका अधिक प्रयोग करना चाहिए। विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों को में राष्ट्रीय भावना जागे। राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे वस्तु की वकालत करनी चाहिए। चलिए आप थोड़ा सोचिए, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आंसर बताता हूं। तो सोचते हैं टीचर अपने स्टूडेंट के मन में नेशन के प्रति राष्ट्रीयता का भावना या फिर नेशन के प्रति अच्छी बातें कैसे दिमाग में ला सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय भाषा का एकाधिक प्रयोग करना चाहिए। अगर मैं हिंदी भाषा, जैसे मैं मान के चलूं कि राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है लेकिन मैं हिंदी को मान के चलूं और हिंदी भाषा में बात करना चालू करूं, मोटे मोटे हिंदी वर्डों का उपयोग करूं, तो स्टूडेंट्स और नहीं समझने वाले, वो उससे और दूर होना चालू हो जाएंगे। अगर अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूं और छत्तीसगढ़ में मैं सरगुजा संभाग हो गया या बस्तर संभाग में जाके बच्चों को एकदम राष्ट्रीयता जगाने के लिए एकदम शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करना चालू कर दिए, मोटे मोटे हिंदी, तो बच्चे नहीं समझेंगे उस चीजों को। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा, विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। थोड़ा सही है कि राष्ट्रीय विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम, मैंने कहा ना कि बच्चे कार्यक्रम से ज्यादा सीखेंगे, प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखेंगे, भ्रमण के माध्यम से सीखेंगे। तो कार्यक्रम का आयोजन करें जिससे छात्रों में राष्ट्रीय का भावना जागे। एक ऐसे काम करवाऊं जिसमें हम लोग गांधी जी के कुछ जो काम है, जैसे असहयोग आंदोलन है, उस पर एक छोटा सा नाटक कर दिए, छोटा सा बच्चे कुछ प्रोग्राम कर लिए, तो उससे बाकी बच्चों में भी वो राष्ट्रीयता का भावना जागेगा। राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। अच्छा, जम नहीं रहा। पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। पूरे राष्ट्र के लिए एक विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। तो सीधा तीन ऑप्शन इसमें कट गए। अब जो बचा वही सही आंसर है, सीधे लगा दीजिए ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि यही ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं 21 में। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण का मतलब होता है कि अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं एज अ टीचर, तो पाठ्यक्रम मतलब पाठ का क्रम मतलब जो चैप्टर्स हैं उनके क्रम के निर्माण में क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, किस मैनर में आप पढ़ाएंगे, किस फ्लो में आप पढ़ाएंगे, उसको क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने, शिक्षा के उद्देश्यों को, दूसरा है छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, ऑप्शन सी है शिक्षण अनुसंधानों को, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। आप सोचिए, फिर मैं आता हूं। चलिए अब इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। सोचते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण में मुख्य रूप से किन बातों को ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन ए है शिक्षा के उद्देश्यों को। अगर मैं पाठ्यक्रम एक डिसाइड कर रहा हूं क्या पढ़ाना है, तो मुझे शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखना ही है। मैं शिक्षा का उद्देश्य ना भटक जाऊं, क्या मुझे शिक्षा देना है वो उसका उद्देश्य मुझे दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा किस बारे में पढ़ा रहा हूं, किस शिक्षा, तो जो उद्देश्य है उद्देश्य दिमाग में रखना है। दूसरा है छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को। पढ़ाने किसको गया हूं मैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने गया हूं ना, तो स्टूडेंट्स की क्या आवश्यकता है, रुचि किसमें है और योग्यता कितनी है उनकी, इसे मुझे ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तीसरा है शिक्षण अनुसंधानों को। शिक्षण में जो क्या रिसर्च हुए हैं उसको मैं ध्यान में रखूं, अनुसंधानों को। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या अनुसंधान हुए उनको ध्यान रखूं, क्या रिसर्चेस हुए हैं उनको ध्यान रखूं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, ए और बी दोनों ही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी, दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। मौखिक मतलब ओरल, बहुत बच्चों को ओरली सिखाना।
रिटन एक होता है, एक ओरल होता है, एक होता है मौखिक मुंह से बोलना और एक होता है रिटन जैसे कॉपी में लिखना। तो मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन, अंत्याक्षरी का आयोजन, अंताक्षरी का आयोजन, ये सभी। थोड़ा सोचिए आप, फिर मैं बताता हूं। तो चलिए मैं आता हूं। छात्रों के में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना है, बच्चों को बातचीत करना सिखाना है। बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं या बाहर बात कर रहे हैं खेल पे, ये मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक जो स्टूडेंट होता है, अगर एक स्टूडेंट है अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को दोनों स्किल आना चाहिए। पहला स्किल होता है कि उसको अच्छे से लिखना आना चाहिए, मतलब उसका रिटन जो स्किल है वो अच्छा होना चाहिए, और दूसरा है उसका जो मौखिक अभिव्यक्ति, ये इसकी बात कर रहा हूं, मौखिक जो ओरल एक्टिविटी है, ठीक है, वो भी उसका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो अगर ये दो चीज किसी स्टूडेंट का निखर गया तो वो आईएएस भी बन सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि आईएएस के लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक रिटन एग्जामिनेशन है, आईएएस ना बोल के मैं कोई भी सिविल सर्वेंट एग्जाम की बात करूं, आपको रिटन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, और इंटरव्यू में आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप अच्छे से बातचीत करते हो, ऐसा नहीं कि हिचक के घबरा के बात कर रहे हो, मतलब मौखिक अभिव्यक्ति भी अच्छी होनी चाहिए, और मौखिक अभिव्यक्ति स्टार्टिंग से सुधरती है, स्कूल लाइफ से सुधरती है, ऐसा नहीं कि बाद में नहीं सुधरेगा, सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर सबसे अच्छा मंच होता है स्कूल, स्कूल कॉलेज, ये दो मंच बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया मंच है स्कूल। स्कूल से स्टूडेंट को मौखिक अभिव्यक्ति पे, एक टीचर को, एक शिक्षक को छात्र के मौखिक अभिव्यक्ति पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। छात्रों के, ठीक है, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। परिचर्चाओं का आयोजन हो, परिचर्चा का मतलब आपस में ग्रुप डिस्कशन होता है, बच्चे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे कोई टॉपिक है, जैसे हम लोग असहयोग आंदोलन लिए तो असहयोग आंदोलन पे स्टूडेंट आपस में चर्चा कर रहे हैं, दो चार स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया, एक दो तीन, अभी आपस में चर्चा कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। दूसरा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करें, ये सही है, ठीक है, आपस में चर्चा करने से मौखिक अभिव्यक्ति में निखार आती है। दूसरा है भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। भाषण प्रतियोगिता, अगर एक स्टूडेंट भाषण देने जा रहा है किसी मंच पे, तो आप अपने आप को काफी वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करता है, मतलब प्रैक्टिस करता है, उससे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति में जरूर निखार आती है। तीसरा है अंत्याक्षरी का आयोजन। ठीक है, अंत्याक्षरी भी एक प्रकार का स्पीकिंग स्किल्स को ही फोकस किया जाता है अंताक्षरी पे ही, तो ये भी थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो काफी सही है, और ऑप्शन में ये सभी है, तो ऑप्शन डी ही सही होना चाहिए, क्योंकि ये ए और बी तो एकदम सही है, अंताक्षरी भी एक तरह से मौखिक स्किल पे ही काम करता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब दूसरा पढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह, क्वेश्चन मार्क है, पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए, ये सभी। जल्दी से आप क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन अच्छे से पढ़िए और सही आंसर का चुनाव करिए। गृह कार्य मतलब होता है होमवर्क। तो चलिए मैं आता हूं, आपने अभी आंसर नहीं दिया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आंसर दीजिए, अब मैं आंसर बता रहा हूं। छात्रों का गृह कार्य होमवर्क कैसे देना है आपको, कि पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, मैं पढ़ा दिया उस पर होमवर्क दूं। दूसरा ऑप्शन है कि पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ावा देना होना चाहिए, ये तो सही है, ऑप्शन ही सही लग रहा है, दूसरा भी मुझे सही लग रहा है। तीसरा पूर्व ज्ञान पर आधारित होने वाला, उसे पूर्व ज्ञान, पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित पूर्व ज्ञान पर आधारित होने वाला चाहिए, ये भी थोड़ा सही लग रहा है, ये सभी। लेकिन अब फिर से समझते हैं, जो होमवर्क जनरली होता है ना, आज मैंने पढ़ाया तो आज का ही मैं होमवर्क दूंगा, एक हफ्ता पहले का होमवर्क जनरली ऐसा स्कूल में होता है कि नहीं दिया जाता, तो ये सभी भी इसका आंसर सही हो सकता है, क्योंकि तीनों सही है। चलिए आंसर चेक करते हैं इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पढ़ाए गए पाठ पर आधारित, मतलब ये दो नहीं होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ध्यान से इसको पढ़िएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, इसे थोड़ा रिमार्क करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ऑप्शन आपके सामने है।
चलिए मैं इसका आंसर क्यों आ रहा हूँ। अब अगर अभी ये तक आपने नहीं किया तो वीडियो पॉज करके थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता है। कैसे शिक्षक को अपन बोलते हैं, क्यों टीचर को बोलते हैं कि वो राष्ट्र का निर्माता है, एक अच्छे राष्ट्र की निर्माता है टीचर। तो देखते हैं, यह केवल एक आदर्श वाक्य है, काट देना। भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती, काट देना। यह वास्तविकता है कि क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है जो भी अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा है, जो भी एक बड़ा व्यक्तित्व है जिसको हम अच्छे से मानते हैं, उसके पीछे उसके टीचर का ही एक योगदान होता है। तो ये काफी सही है, इनमें से कोई नहीं भी काट देना। तो अब आपका पूरा तीन ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। यह केवल आदर्श वाक्य है, भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षक कुछ नहीं चल पाता, सीधा कट गया। जो बचा आंसर सी है, इसमें क्या पढ़ना, इसमें आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा आंसर लगाना है। आइए 25वां क्वेश्चन। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? अभी मैंने इसका डिस्कशन भी किया था, बताइए जल्दी से। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दो। तो चलो मैं बताता हूं। संवाद विधि है, दृश्य श्रव्य विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है। मैं फिर से बता रहा हूं। संवाद विधि मतलब बातचीत करके स्टूडेंट को समझाना, दृश्य श्रव्य विधि कुछ वीडियोस मूवीज दिखाना, प्रोजेक्ट विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। सबसे कमजोर विधि कौन सा है पूछा जा रहा है। तो संवाद विधि अच्छा विधि है, ये सबसे अच्छा विधि होता है। प्रोजेक्ट विधि बहुत अच्छा विधि है। पाठ्य पुस्तक विधि सबसे क्या होता है, कमजोर विधि होता है। अगर मैं पुस्तक के सहारे, पाठ्य पुस्तक के सहारे किसी स्टूडेंट को पढ़ाना चालू करूं तो वो स्टूडेंट उतना नहीं सीखेगा जितना इन तीनों विधि का प्रयोग करके पाठ्य पुस्तक विधि से पढ़ाऊं। तो पाठ्य पुस्तक विधि सबसे कमजोर विधि है। अगर कोई टीचर केवल पुस्तक के सहारे पढ़ाता है तो क्या हो जाता है, स्टूडेंट उतना अच्छे से प्रभावी रूप से सीख नहीं पाता। ठीक है, तो उसका ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? थोड़ी टाइम की कमी है, वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। आप वीडियो पॉज करके देखिए, ठीक है, पॉज करिए, आंसर टिक करिए। चलिए मैं सीधे आंसर पे आ रहा हूँ। पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन हो, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो आपको पता है कि पर्यावरण शिक्षा क्यों स्टूडेंट को दिया जाता है। छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, एकदम सही है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। अगर एक बच्चा कहीं गंदगी मचा रहा है तो उसे मैं अगर पर्यावरण की शिक्षा दे दूं तो वो थोड़ा पर्यावरण को दूषित करने से बचाया जा सकता है, ये सही है। छात्रों को मनोरंजन हो जाए, एकदम काट देना। ऑप्शन बहुत घटिया आंसर है। ऑप्शन है छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, काट देना। अब दो ऑप्शन है, दोनों में से एक सही ऑप्शन चूज करना। अगर ऑप्शन ए एंड बी होता तो ए और बी सही आंसर हो जाता। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ऑप्शन ई होता, यहाँ पर मान लो ऑप्शन ई होता, अगर है नहीं, अभी है नहीं, अगर ऑप्शन ई मान लो होता और ऑप्शन ई कहता कि ए व बी दोनों सही है तो आप ई लगाते, लेकिन ई हमारे पास नहीं है, ये ई वाला ऑप्शन नहीं है। तो मतलब ए और बी में कौन सा बेस्ट है वो चूज करना है। छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, दूसरा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा लग रहा है आपको? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान देना कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकना? अगर मैं ज्ञान दे दूं लेकिन स्टूडेंट पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है तो वो ज्ञान का मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट पर्यावरण को दूषित होने से बचा रहा है मतलब उसको ऑलरेडी इसका ज्ञान है, तो मतलब ऑप्शन बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आते 27वें क्वेश्चन की तरफ। पौड़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए? पौड़ शिक्षा मतलब बुजुर्गों को शिक्षा देना। सरकार के हाथों में होना चाहिए, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए, गैर सरकारी समितियों के हाथ में होना चाहिए, उपरोक्त सभी के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, पौड़ शिक्षा जनरली मैं चाहता हूं कि सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। सरकार जो है बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दे, वो ज्यादा बढ़िया है। पौड़ शिक्षा इस सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति के हाथ में हो सकता है, गैर सरकारी समिति ज्यादा अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं। एनजीओ, गैर सरकारी समिति मतलब होता है एनजीओ, एनजीओ बहुत अच्छे से तरीके से अपना काम करते हैं। उपरोक्त सभी होगा नहीं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनजीओ लग रहा है। आंसर देखते हैं। ठीक है, एनजीओ के हाथ में होना चाहिए, ज्यादा बेटर होता है। आगे बढ़ते हैं, टाइम की थोड़ी कमी है अभी। 28वां, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने में के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ये सभी। चलिए आंसर जल्दी से टिक करिए, मैं आपको आंसर बताता हूं। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने से क्या फायदा हुआ? बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीणों
ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन लगाते हैं। अब निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की वजह से बालकों में साक्षरता जरूर बढ़ी है। बालकों का मतलब केवल छात्र नहीं है, मतलब मेल छात्र नहीं है, इसमें फीमेल मेल सब आएंगे ना। बालक को मतलब सब स्टूडेंट्स। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है थोड़ी। अब ग्रामीण क्षेत्रों और बालकों में साक्षरता बढ़ रही है तो देश में साक्षरता बढ़ रही है, मतलब इसका आंसर ये सभी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं छोटे बच्चों को तो उससे साक्षरता की दर तो बढ़ी है। साक्षरता का डेफिनेशन अलग होता है। 29, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरीके से सीखते हैं? देखकर, स्वयं करके, सुनकर, पढ़कर। कौन सी विधि है जिससे छात्र सबसे अधिक तरीके से, अधिक और अच्छी तरीके से सीखते हैं? सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, देखकर, स्वयं करके, सुनकर, पढ़कर। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, वीडियो अगर आंसर अभी तक आप नहीं सोच पाए तो पॉज करके सोचिए, मैं आंसर बताता हूं। तो देखते हैं। देखकर स्टूडेंट सीख सकता है, स्वयं करके ज्यादा बढ़िया तरीके से सीख सकता है, सुनकर भी सीख सकता है, पढ़कर थोड़ा कम सीख सकता है। तो स्वयं करके सबसे ज्यादा अच्छे से सीखेगा स्टूडेंट, याद रखिए। अगर मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो मैं देखकर, यूट्यूब की वीडियो देखकर, यूट्यूब में सुनकर और बुक से पढ़कर कम सीखूंगा। लेकिन अगर मैं खुद करूं, उसको नोटबुक में लिखूं, कहीं से ऑप्शन लगा के उस चीज को मैं ज्यादा अच्छे तरीके से प्रभावी तरह से सजा के लिखूं, या मैं खुद करने की कोशिश कर रहा हूं और उसे बार बार बोलूं, बार बार सुनूं, ये सब मेरा स्वयं कर रहा हूं ना, तो मैं ज्यादा बढ़िया तरीके से सीखूंगा। तो ज्यादा ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सभी तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम पर केंद्रित हो, छात्र पर केंद्रित हो, रोजगार पर केंद्रित हो, समाज पर केंद्रित हो। थोड़ा ध्यान से पढ़िए और सही आंसर लगाइए। चलिए मैं बताता हूं, शिक्षा कब सार्थक होगी। शिक्षा सार्थक का मतलब होता है, शिक्षा का मतलब अगर हमको अच्छा चीज सिखाया गया है, अच्छा चीज, जैसे मैं अच्छा चीज में बोल सकता हूँ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है, माता पिता का सेवा करना है, राष्ट्र के बारे में सोचना है, ठीक है। अब कहीं लिखा होता है दीवार में, आपने देखा होगा, यहाँ पान खा के थूकना नहीं है, यहाँ टॉयलेट नहीं करना है। जिस दीवार में लिखा होता है उसी दीवार में पान के छींटे दिखाई देते हैं, उसी दीवार में आपको कोई ना कोई एट दैट टाइम टॉयलेट करता दिखाई दे जाएगा। तो ये अच्छा चीज हमको सिखाया तो गया, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम एजुकेशन जो हमको सिखाया गया है वो हम इसलिए सीखते हैं ताकि एग्जाम पास कर सके, हमारा स्कूल एग्जाम पास कर सके, कॉलेज का एग्जाम पास कर सके। रट्टा मारो, लिखो और भूल जाओ, ये हमारा शिक्षा होता है। लेकिन सार्थक कब होगा? जब वो पाठ्यक्रम पर केंद्रित हो तो पाठ्यक्रम काट देना, पाठ्यक्रम पर केंद्रित होगा तो यही हाल होगा, रोजगार पर केंद्रित हो तो यही हाल होगा, समाज पर केंद्रित हो एक हद तक सही है, और छात्र पर केंद्रित हो ये भी एक हद तक सही है। समाज पर केंद्रित हो, छात्र पर केंद्रित हो। लेकिन यहां पर एज अ टीचर हम बात कर रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, मैं एक टीचर हूं और मैं सिखा रहा हूं, तो मैं सिखा रहा हूं छात्र को, तो मेरा जो एजुकेशन है अगर छात्र पर केंद्रित होगा तो ज्यादा सार्थक होगा। एज अ टीचर की बात करूं तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज जा पाएंगे। और मेरे ख्याल से जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 30 मार्क्स का है, और शायद आप लोग का 100 मार्क्स का पेपर है। तो 100 में 30 मार्क्स का अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है, अगर आप 30 में 28 सही करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा पक्का हो सकता है। तो ऐसा ये मतलब नहीं कि बाकी खंड की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं। जीएस भी 20 मार्क्स का है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है या रीजनिंग वो भी 30 मार्क्स का है, हिंदी 10-10, इंग्लिश 10-10 मार्क्स का है। तो इनको आपको करना ही है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड की तो फ्री का मार्क्स मुझे लग रहा है। अगर आपके पास थोड़ा अवेयरनेस नॉलेज है, अगर आप थोड़ा अवेयर हैं तो आप आसानी से कर लेंगे इसे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से पा जाएंगे। तो अच्छे से करिए। अब मुझे फाइनली आप मुझे बता दीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिले। 30 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 15 में आपको कितने मिले, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा। क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ मुझे बताइएगा। और एंड में बोलूंगा अगर कोई आंसर लग रहा है कि मैंने कोई आंसर गलत लिया है या मुझसे गलती हो गई है तो आप अपना सही आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम, आप यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जीएस की सेक्शन में कुछ लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जीएस का कुछ टॉपिक पढ़ाइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी बिजी चल रहा है शेड्यूल, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल। थैंक यू।